हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए करा रहे थे। तो आज हम फिर से अगला प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है हमारा कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास सेंड करिए, शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डलहौजी की व्याप्तगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य सतारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो वंदे मातरम जो ये शब्द जो है, ये पहली बार किस मतलब आंदोलन में सबसे ज़्यादा इसको उपयोग किया गया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। इसी में सबसे ज़्यादा वंदे मातरम नाम का ये जो शब्द है सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों के अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो इसको किस आयोग द्वारा ये किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। यहाँ पे सारे घटनाएं दिए हुए हैं और आपको इसको मिलान करना है, सही क्रम में इसको सजाना है। तो देख लेते हैं, क्रिस्प मिशन कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था आपका। अगला है नेहरू रिपोर्ट जो है, ये 1928 में आया था नेहरू रिपोर्ट। और अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में आया था। और वेवल योजना जो है 1945 में आया था। तो वेवल योजना 1945 सबसे आखिरी बार यही हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा, 1 नंबर ये हो जाएगा। 3 नंबर ये ऑप्शन नंबर बी और ए में है, और ये डी और सी जो है कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग मिलान करेंगे एग्जाम में। फिर दूसरा हो जाएगा आपका अगस्त प्रस्ताव 1940 हो जाएगा, तो मतलब 2 नंबर आएगा, तो 1 2 मतलब बी नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, फिर आपका अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, फिर आपका क्रिस्प मिशन, उसके बाद होगा आपका वेवल योजना। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो त्रिरत्न में से इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो ये कंबन हो जाएगा, पोन ये था, पंप था और रत्न भी था। तो कंबन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से इनमें से कौन सा कर लिया जाता था? तो ये खराज और जजिया, ये दोनों जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। गैर मुसलमानों से क्या क्या लिया जाता था? खराज और जजिया लिया जाता था। और जो मुसलमान थे ये उनसे जकात लिया जाता था। ये आप लोग याद करें, मुसलमानों से क्या लिया जाता था? धार्मिक कर, जकात लिया जाता था। और जो गैर मुसलमान थे उनसे खराज और जजिया कर लिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामवेद विज्ञान का ज्ञान, यही आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। ऋग्वेद जो है स्तुति के भजन का ज्ञान, ये सही दिया है। अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, ये भी सही है। और यजुर्वेद यज्ञ संबंधित सूत्रों का ज्ञान, ये भी आपका करेक्ट मिलान दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष महज
मजहरनामा, किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो इस कौन से वर्ष में मुगल सम्राट ने मजहरनामा की घोषणा की थी? तो ये हो जाएगा आपका 1579। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो ये हो जाएगा मिन्हास ए सिराज हो जाएगा, इसमें ये लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका संथानम समिति पर ये गठित अनुशंसा पर ये किया गया था। केंद्र और आयोग का गठन जो है संथानम समिति पर ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो केंद्र बजट को राष्ट्र बजट से कब अलग किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, ये पूछा गया है। तो केंद्र सूचना आयोग, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संसद के लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन नहीं हो जाएगी? तो ये एकल संविधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आ गया है, पर आप लोग परेशान मत रहिए, फिर भी यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग समझ पाएंगे। चलिए, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो ये 1/6 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान का 126वां संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 हो जाएगा। एक और दो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से ये नहीं लिया गया है, तो इनमें से कौन सी विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। क्या हो जाएगा? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो आपात जो है, आपात उपबंध का संबंध ये किस आर्टिकल से, किस भाग से हो जाएगा? तो ये भाग 18 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सा ये है जो कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये रेशम, ये भी किया जाता है, मोती भी किया जाता है, और शहद। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार ये 1951 में नहीं, ये जो 1952 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है ये कलिंग पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में सही है। मान बुकर पुरस्कार 1969 में, ये भी सही है। ऑस्कर पुरस्कार 1929, ये भी सही है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? ये किसका संग्रह है? तो ये एक कविताओं का संग्रह है। इसमें क्या है? तो ये कविताएं लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? शून्य मील केंद्र से किस भारत के किस राज्य को, किस शहर को माना जाता है? तो ये नागपुर हो जाएगा। भारत का शून्य मील केंद्र जो है वो नागपुर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो सूचना का अधिकार जो है ये 15 जून 2005 को किया गया था। आप लोग इसको याद रखेंगे, 15 जून 2005 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो ये 2 वर्ष के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस क्षेत्र के प्रमुख शब्दावली है? बेटन और रंगास्वामी ये जो है ये हॉकी के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या हो जाएगा? ये पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना हो जाएगा। औषधि ये नहीं है, भोजन भी नहीं है, औद्योगिक उपयोग ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी जो है वो हो जाएगा आपका सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? इनमें से किनको रामसर का दर्जा प्राप्त है ये आपको बताना है। तो नंदा झील इसे भी प्राप्त है, पिचवरम मैनग्रोव ये इसको भी है, चिल्का लेक इसको भी है, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य इसे भी है। तो 1 2 3 4 ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, उसका नाम है। तो भारत की जो पहली निजी सेवा ट्रेन है वो भारत गौरव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है? तो NH 53 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है? तो नामसाई घोषणा पत्र का जो संबंध है ये असम अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। असम तथा अरुणाचल प्रदेश में के मध्य जो है 123 गांवों के विवादों को सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तो नामसाई जो है ये घोषणा पत्र जो है किस राज्य से रिलेटेड हो जाएगा? ये असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए अगला है, किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो ये 21 वर्ष के आयु तक के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बर्न जो है वो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बन चुकी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे पूछा है प्रथम, तो ये प्रथम जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, और दूसरा जो है वो आपका ये क्या कहते हैं, इनका नाम क्या है, आशा भोसले जी को दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ है। उसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिंदी भाषा में MBBS का कोर्स करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, वैश्विक शांति पुरस्कार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इनमें से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये आइसलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया है? ओनली वन अर्थ के साथ ये पर्यावरण दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये युगांडा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2023 में संविधान संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है। तो ये जयपुर में स्थापित किया गया है। संविधान उद्यान को स्थापित कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो शेरशाह को मिला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2022 में आए सितरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो सितरंग जो चक्रवात है, इसका जो नामकरण है वो थाईलैंड ने किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक एफडीआई जो प्राप्त है वो सिंगापुर से किया गया है और ये 2022-23 का है, ये आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? तो नंदा झील किस राज्य में हो जाएगा? ये गोवा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? शिक्षा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये यूएई के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा पूछा है तो नेशनल वाटरवे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। भारत माला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? तो भारत माला परियोजना जो है वो 25 अक्टूबर 2017 को की गई थी। माला परियोजना की घोषणा जो है वो 25 अक्टूबर 2017 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पे जो झील है भारत में वो चोलामू झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगती है? तो ये राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। आटाकामा रेगिस्तान स्थित है तो आटाकामा कहाँ है? तो ये नॉर्थ चिली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आपका एक बार और रिवीजन करा देते हैं। मगारी और हिंद वर्धा और कुमुदवती आदि जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है, जबकि पेनगंगा प्राणहिता मंजीरा आदि ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो चावल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान ये भारत में जो राज्य है सबसे प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था? तो सारा थॉमस का संबंध लेखिका से था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। वो कौन थे? तो लेखक थे। चलिए नेक्स्ट है। वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं, तो वॉर एंड वुमेन के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे M.A. हसन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एफिनडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एफिनडेक्स का आयोजन जो है वो पुणे में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप अपना आंसर जो है वो गेस कर लीजिएगा। उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके आप अपना आंसर इससे मैच करा सकते हैं और अपना देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ पा रहा है, आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान
प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो प्रदूषित देशों में भारत का 8वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कथन बताना है। तो आइए देखते हैं, पढ़ लेते हैं। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, तो ये एक ही है, ठीक है। अगला देख लें। ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है, नहीं, ये भी गलत है। ये भी सिर्फ निर्माण ही नहीं, ये भी नहीं किया जा सकता। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो यही जो कथन है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा, तो किसी वस्तु का त्वरण जो है वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो ये अपकेंद्र बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव अवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें हैं वो डैश होती है, तो वो अनुदैर्ध्य तरह लहरें हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? तो ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। गतिज ऊर्जा और जो प्रकाश है वो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका करेक्ट नहीं है, बाकी सब सही है। यह अस्थायी चुंबक है, ये सही है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होती है, ये भी सही है। और इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो ये तन्यता हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ये अभिक्रिया है H2O2 प्लस Cl2 दैट गिव्स 2HCl प्लस O2। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? H2O2 किसके रूप में कार्य करता है ये आपको बताना है, तो ये एक अपचायक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? यहाँ पे कौन सा कथन गलत दिया है ये आपको यहाँ पे पहचानना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये जो है कथन गलत दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, तो यही जो सेंटेंस है ये आपका गलत दिया है, बाकी आपका सारा सही दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? तो मिट्टी की जो अम्लीय प्रकृति होती है वो किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो ये हाइड्रोजन के द्वारा दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरित होना, ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये वापस से इसको वाटर बनाया जा सकता है। तो ये सारे जो है आपका केमिकल है और ये जो है फिजिकल रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन सा एसिड है जो कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है। श्वेत फॉस्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो अंधेरे में व्हाइट फॉस्फोरस है वो किसके कारण वो मतलब दिखता है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण ये दिखता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है।
लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी कहते हैं, एलपीजी के घटकों में निम्न में से कौन शामिल है? तो इनमें से कौन शामिल है ये बताना है आपको। तो इनमें हो जाएगा आपका प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा और ब्यूटालिन हो जाएगा। तो 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। मीथेन नहीं होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है और ब्यूटालिन होता है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संरक्षण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयोग में लाया जाता है? तो इनमें से कौन सा तरीका उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका पेंटिंग। हाँ, तो ये तो लाया जाता है। ये गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ये भी किया जाता है। और एनोडीकरण ये भी किया जाता है। और आपका चौथा नंबर है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये नहीं किया जाता है। और मिश्रित धातु का निर्माण ये भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा। चौथा नंबर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला है, मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह मतलब आयरन Fe विद्यमान होता है? तो इनमें से किस में आयरन पाया जाता है? तो ये मायोग्लोबिन में आता है। ग्लोबुलिन से ही पता चल जाएगा आपको हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, कछुआ तो है, किंग कोबरा भी है, और उड़न छिपकली भी है। ऑस्ट्रिच नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रिच एक भारी भरकम बर्ड है, पक्षी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे कथन, ये 2 कथन दिए गए हैं, इसको पढ़ना है और विचार करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। दंत के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। ठीक है। तो ये आपको यहाँ विचार करके उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा जो है ये एक रोग है, ये किसे प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आयोडीन 1, 2, 3 मोतियाबिंद का उपचार आयोडीन के लिए, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारा देख लेते हैं। कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार, ये सही है। कोबाल्ट 32 ल्यूकीमिया थेरेपी, ये भी सही है। और फास्फोरस 32 रक्त प्रवाह का अनुरेखन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? इनमें से कौन एक जड़ नहीं है, ये आपको बताना है। मूली जड़ है, सलजम भी जड़ है और गाजर भी जड़ है। आलू यहाँ पे जड़ नहीं है। आलू आपका मतलब ट्यूबर हो गया, ये जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे ट्यूबुल है जिसको हम बल्ब कहते हैं, आलू वही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से रासायनिक उपयोग तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाए जाते हैं? तो तंबाकू के मतलब जो सिगरेट हम लोग पीते हैं, उस तंबाकू में क्या क्या पाए जाते हैं ये आपको बताना है। निकोटीन, हाँ ये पाया जाता है। कार्बन मोनोक्साइड, ये भी पाया जाता है। और साइनाइड, ये भी पाया जाता है। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस 10 क्वेश्चंस बचे हुए फ्रेंड्स, पेशेंस रख के बस इसको देख लीजिए और आप अपना फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए अगला है, किसी वायरस में उत्सर्जन
म्यूटेशन, उत्सर्जन, उत्परिवर्तन जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, किस कारण से होता है? तो किसी वायरस में जो म्यूटेशन होता है वो किसके कारण होता है? तो इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण, मतलब म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीयन के विचार की सबसे पहली चर्चा की थी? तो ये हो जाएगा जॉन मेनार्ड केन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जॉन मेनार्ड केन्स ने की थी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोट विदेशी तत्व। ये आपका कोई विदेशी तत्व, ये ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन लगातार यहाँ पे इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4 हो जाएगा। प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये हो जाएगा, और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, तो यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्न आश्रितता अनुपात, ये नहीं होगा, और पूंजी निर्माण की उच्च दर, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो केवल 1 और 4 हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसको हम ट्राइफेड कहते हैं, ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? तो ट्राइफेड का जो गठन है वो 1987 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। ट्राइफेड क्या है? यहाँ पे जो जनजातियों द्वारा जो सामान निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको बेचने का जो एक मार्केट होता है, तो वो ट्राइफेड के अंदर आता है। चलिए अगला है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ये ऋण उपलब्ध कैसे करवाता है? तो निजी क्षेत्र के उद्यमों को, ठीक है, सहकारी क्षेत्रों के उद्यमों को, तो ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे, तो चलिए फटाफट हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कोई भी आंसर इसमें से मैच नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 216 रुपये इसके आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4/1/2 डेज होगा, 4/1/2 डेज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इस फुल लेंथ का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 704 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू।